हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका। प्रस्तावना है क्या? अगर प्रस्तावना को हम देखें तो संविधान के जो मूल आदर्श और संविधान का जो दर्शन है, अगर हम देखें तो प्रस्तावना से पता चल जाता है। उद्देशिका इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करता है। अगर हम पूरा संविधान ना पढ़ें, सिर्फ प्रस्तावना को ही पढ़ लेते हैं, ये इसकी प्रस्तावना है, अगर इसकी प्रस्तावना को ही पढ़ लेते हैं तो इसके अंदर क्या दिया गया है, क्या विस्तार से इसको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये इसको पढ़ने से पता चल जाता है। तो प्रस्तावना को इसकी कुंजी भी कहा जाता है संविधान की। ये आया कैसे? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, ये अक्सर पूछी जाती है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, किसने प्रस्तुत किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। ये भी डेट आप लोग याद रखेंगे कि ये अपनाया कब गया। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे एक्सेप्ट किया था। अगर हम आगे देखें ये आया कहाँ से, लिया कहाँ से गया है, तो संविधान का जो प्रस्तावना है ये अमेरिका से लिया गया है और अमेरिका ने सबसे पहले, जितने भी विश्व के संविधान हैं सबसे पहले अमेरिका ही ने इसे अपनाया था। तो भारत ने भी अमेरिका से ही इस प्रस्तावना को लिया है। लेकिन एक चीज़ और आती है इसमें, इसकी भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये दो चीज़ें हैं अलग अलग। यूएसए से लिया गया है प्रस्तावना, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसकी भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे 4-5 पॉइंट निकल के आ गए हैं जो अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने प्रस्तुत किया उद्देश्य प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखना। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया। यूएसए से लिया गया है, यानी कि प्रस्तावना जो है हमारा यूएसए से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा जो है, इसमें भाषा जो इस्तेमाल की गई है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इसे संविधान की आत्मा कहा गया था। ये गोलकनाथवाद एक आया था, गोलकनाथवाद बनाम पंजाब राज्य। इसमें एक न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे। एम हिदायतुल्लाह ने इसे संविधान की आत्मा कहा। ये पूछा जाता है अक्सर कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं। एक, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल व्यक्ति वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आर्टिकल 32 ये भी आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा, परंतु इसे कहा किसने? इसे अंबेडकर ने कहा। अंबेडकर ने कहा था। तो अंबेडकर ने कहा था। अगर किसी इंडिविजुअल का नाम न देकर अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप सीधे इसी को कहेंगे। अगर पूछा जाए कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा को किसे कहा है, तो ये आप ये बताएंगे। दो चीज़ें हैं, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, ये किसने कहा था? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये कहा गया था। अगर अगला पॉइंट देखें तो एक बेरूबारीवाद आया था 1960 में। क्या था इस बेरूबारीवाद में? 1960 में बेरूबारीवाद आया था। इसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ये अच्छा पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि किस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि बेरूबारीवाद जो है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें यह कहा गया था। इसके बाद 13 वर्षों बाद 1973 में केशवानंद भारती का एक केस आया था। तो केशवानंद भारती में जस्ट इसके अपोजिट यू टर्न ले लिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
संविधान का भाग है। और इसके साथ में ये भी कहा गया, केशवानंद भारती अब तक का सबसे बड़ा ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी 1973 में, इसमें यह कहा गया कि संविधान का भाग है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेरुबारीवाद और केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें कहा गया संविधान का भाग है, जस्ट अपोजिट इसका इसमें कहा गया नहीं है और इसमें कहा गया था है। तो इस वाद में और क्या कहा गया कि आर्टिकल 368 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं हटाया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाद है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर ये पूछा जाए कि इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है तो हाँ किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं होना चाहिए। ये आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 368 के माध्यम से। कल मैंने बताया था कि 368 में दो तरह के संविधान संशोधन आते हैं, एक विशेष बहुमत के साथ, संसद में विशेष बहुमत के साथ, दूसरा विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के साथ में। तीसरा एक वाद है एच.आर. बोम्मई वाद। एच.आर. बोम्मई वाद में प्रस्तावना को कहा गया कि संविधान की आधारभूत संरचना है। यह भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना की आधारभूत संरचना किस वाद में कहा गया, एच.आर. बोम्मई वाद। ये छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब किसने प्रस्तावना को क्या कहा है, इसको संज्ञा किस किस चीज़ की दी गई है, तो इसमें कुछ लोगों ने, जैसे के.एम. मुंशी हैं, के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। क्या कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। और एक है एन.ए. पालकीवाला। एन.ए. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र। तो ये पूछा जाता है कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहा गया है, तो आप प्रस्तावना को टिक करेंगे। एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक लोगों, इसमें ये बताया गया है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द, ये अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द जोड़ा गया है, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इसमें 3 शब्द ऐसे जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना के कुछ शब्द दे दिए गए थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना का मूल शब्द नहीं है। इसमें तो ये पूछ, अगर ये मूल शब्द ये नहीं है, ये बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तावना में जिन आदर्शों और जिन उद्देश्यों की रूपरेखा प्रकट की गई है, इनको कहाँ पे विस्तारित किया गया है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार में, जैसे यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, जैसे ये सब अधिकार जो दिए गए हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता मूल अधिकार में दी गई है। डीपीएसपी में भी कुछ अधिकार जो दिए गए हैं वहाँ से सरकार उठाती है और उसको फंडामेंटल राइट्स में भी डाल सकती है। फंडामेंटल ड्यूटी ये है, मूल कर्तव्य, ये नीति निर्देशक तत्व। तो प्रस्तावना में जिन आदर्शों की चर्चा की गई है वो हमारे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, और फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, इनमें विस्तार से दिया गया है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना आई है, ये आई कहाँ से है, तो ये कहाँ से आई है, फ्रांस की क्रांति से। ये कौन कौन से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये पूछा जाता है अक्सर कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस की क्रांति से। और इसी में 1917 की रूस की क्रांति से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। तो उद्देशिका में जो 1917 की रूसी क्रांति है वहाँ से हमने 3 चीज़ें ली हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम इधर देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना है, इसके 4 मूल तत्व हैं। यानी कि अगर इन चारों चीज़ों को देख लें तो संविधान का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पता चल जाता है। जो 4 मूल तत्व हैं इनमें
पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। तो संविधान के अधिकार का स्रोत यानी कि संविधान कहाँ से अपनी पावर लेता है? तो संविधान जो अपनी पावर लेता है भारतीय जनता से अधिग्रहित करता है। ये आप लोग याद रखें कि संविधान जो अपनी पावर अधिग्रहित करता है वो भारत की जनता से लेता है। और दूसरा तत्व है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। अभी हम एक एक शब्द पे चर्चा करेंगे, पहले हम ऐसे देख लेते हैं। तो दूसरा ये हो गया, पहला था संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, और तीसरा है संविधान के उद्देश्य। उद्देश्य क्या क्या है? न्याय सबको मिले, स्वतंत्रता मिले, क्षमता रहे और बंधुत्व की भावना आपस में बनी रहे। चौथा जो हमारा मूल तत्व है प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को कहा गया, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें हम भारत के लोग, ये एक शब्द आता है। हम भारत के लोग शब्द से तात्पर्य क्या है? यानी कि यहाँ पे सर्वोपरि क्या है? यहाँ पे सर्वोपरि है भारत की जनता। यहीं से सरकार चुनी जाती है और यहीं से संविधान भी अपनी पावर को लेता है। और दूसरा है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से हमारा ये मतलब है कि भारत किसी देश का गुलाम नहीं है, ये अपने फैसले खुद ले सकता है। कि जैसे कल हमने बात की थी उस पर 100वां संविधान संशोधन, जिसमें बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र दिए गए थे और उससे कुछ क्षेत्र लिए गए थे, तो ये स्वतंत्र है तभी ले सकता है। अगर स्वतंत्र ना होता, ये हमारा आज़ादी के कुछ समय बाद भी डोमिनियन स्टेट के रूप में रहा जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब ये है अपने फैसले खुद लेगा, ये कोई इस पे कोई अधिकार, किसी का अधिकार नहीं है हमारे ऊपर। ये है समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद से मतलब ये होता है कि यहाँ पे सरकार भी चलेगी साथ में और निजी व्यवस्थाएं भी चलेंगी साथ में, आपस में सामंजस्यता बना करके रहेंगी। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, ऐसे ही जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, लोगों की लोक कल्याण सेवाएँ चलाई जाएंगी। और यहाँ पे पंथ निरपेक्ष, दो शब्द आते हैं, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे यहाँ की जो सरकार है, जो राज्य है हमारा, इसका कोई धर्म नहीं है। इससे ये तात्पर्य है कि ये सबको बराबर दर्जा देगा, इसका कोई विशेष धर्म नहीं है। कुछ देशों में राज्य का धर्म होता है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन सब देशों में, अफ़गानिस्तान है, आपने अभी देखा होगा कि इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए वहाँ उनका राज्य का उनका खुद का एक धर्म है। लेकिन भारत एक पंथ निरपेक्ष है, यहाँ की सारे धर्म बराबर हैं, कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, यहाँ उसके लिए सब बराबर हैं। एक पंथ निरपेक्ष शब्द आता है, एक धर्म निरपेक्ष शब्द आता है। तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में है क्या? पंथ निरपेक्ष तो मैंने देख लिया। धर्म निरपेक्ष, धर्म से निरपेक्ष कोई भी नहीं रह सकता है। धर्म से मतलब धारण करने से होता है, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब चीज़ें सभी लोगों के लिए बराबर होती हैं, चाहे वो जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस जाति का हो। धर्म से निरपेक्ष कभी नहीं हुआ जा सकता है। हाँ, पंथ निरपेक्ष आप हो सकते हैं, ठीक है। अगला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक यानी कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पे चुनाव होता है, जनता चुनती है। तो ये दो तरीके से होता है, प्रत्यक्ष और
प्रत्यक्ष। तो अपने यहाँ भारत में जो अप्रत्यक्ष रूप अपनाया जाता है, यानी कि यहाँ जो शासन चलाता है सीधे जनता नहीं चलाती है, हम प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकसभा में, विधानसभा में प्रतिनिधि चुनते हैं। तो प्रतिनिधि जब चुनते हैं तो वो कानून बनाते हैं और कानून के माध्यम से ही पूरे देश का संचालन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है। लोकतंत्रात्मक का मतलब यहाँ पे चुनाव होगा, प्रतिनिधि वाले शासन, प्रतिनिधात्मक शासन होगा। और यहाँ पे गणराज्य का क्या मतलब है, गणराज्य का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो शासन है वो वंशानुगत नहीं चलेगा। जो यहाँ का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, जैसे राष्ट्रपति यहाँ का भारत का प्रमुख है, तो यहाँ पे उसका चुनाव होगा। हालांकि ये चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, लेकिन इसका चुनाव होता है, जिसे हम प्रतिनिधि अपना चुनते हैं, वो फिर उसका, भारत के प्रमुख का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितने, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, कितने प्रकार के न्याय की चर्चा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है हमारी प्रस्तावना, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार के समता की बात करता है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, मैंने ये देख लिया है कि ये देखो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। बाकी लगभग ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अगर पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा होता है तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और इन टॉपिक को आप बार बार देखिएगा, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज इतना ही।